हेलो बच्चों, हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू किया था और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अब अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं कार्ब धात्विक यौगिक। क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी? तो हमारी हेडिंग है कार्ब धात्विक यौगिक। क्लियर? कार्ब धात्विक यौगिकों के बारे में अपन पढ़ेंगे। क्या होते हैं कार्ब धात्विक यौगिक? तो वे अणु जिनमें कौन? वे अणु जिनमें धातु कार्बन, वे अणु जिनमें धातु कार्बन लिंकेज पाई जाती है। वे अणु जिनमें धातु कार्बन लिंकेज पाई जाती है उनको कार्ब धात्विक यौगिक कहा जाता है। यौगिक कहा जाता है मतलब जिनमें धातु और कार्बन के मध्य सीधा आबंध पाया जाता है उन्हें कार्ब धात्विक यौगिक कहा जाता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहा जाता है। क्लियर? अब देखो कौन कौन कार्ब धात्विक यौगिक नहीं होते हैं। तो आयनिक कार्बाइड और आयनिक साइनाइड जो है मतलब कहा जाता है आयनिक कौन बेटा? कार्बाइड। आयनिक कार्बाइड व आयनिक साइनाइड। आयनिक कार्बाइड व आयनिक साइनाइड कार्ब धात्विक नहीं होते हैं। कौन कौन बेटा? आयनिक कार्बाइड व आयनिक साइनाइड जो होते हैं वो कार्ब धात्विक यौगिकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। बोले तो कौन कौन? जैसे कैल्शियम कार्बाइड, सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड, जैसे CaC2। इसके अलावा सोडियम कार्बाइड Na। देखो कार्बाइड में कितना चार्ज आता है? कार्बाइड में कार्बन Ca2C आना चाहिए ना, CaC2। कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड, इसमें होता है Na2C2। ये कौन हो गया? सोडियम साइनाइड हो गया। इसके अलावा सोडियम कार्बाइड हो गया। इसके अलावा यदि अगर अपन बात करें साइनाइड की तो NaCN, ये CN, ये हो गया सोडियम साइनाइड। KCN, ये हो गया पोटेशियम साइनाइड। तो ये कंपाउंड जो है ना, इन कंपाउंडों में मेटल और कार्बन के मध्य लिंकेज तो है लेकिन इनके गुण धातु कार्बाइडों जैसे नहीं होने के कारण इनको धातु कार्बाइडों की श्रेणी में नहीं लिया जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो धातु कार्बाइड कौन होते हैं बेटा जी? धातु कार्बाइड वे होते हैं जिनमें धातु और कार्बन के मध्य बंध पाया जाता है, धातु कार्बाइड कहलाते हैं। लेकिन इसके एक्सेप्शन कौन है? साइनाइड एंड कार्बाइड। क्लियर? चले आगे। देखो भाई आगे की तरफ चलते हैं अपन। अब इनके क्लासिफिकेशन मतलब इनका क्लासिफिकेशन ये कैसे कैसे हो सकते हैं? तो ये क्लासिकल और नॉन क्लासिकल दो प्रकार के हो सकते हैं। क्लासिकल का तो मतलब क्या होता है? देखो बेटा ये दो प्रकार के हो सकते हैं, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। क्लासिकल का मतलब क्या होता है? केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करे, वो तो क्या होंगे बेटा जी? क्लासिकल। नॉन क्लासिकल क्या होगा कि मेटल की तरफ लीगेंड ने बॉन्ड बना दिया है लेकिन मेटल क्या करे? अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस किसकी तरफ दे दे? लीगेंड की तरफ। मतलब मेटल और लीगेंड का जो बॉन्ड है वो तो सिंपल क्या है? नॉर्मल सिचुएशन है, मतलब क्लासिकल लीगेंड है। लेकिन क्या हो, मेटल भी अपना इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ट्रांसफर कर दे? जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो कार्बन लिंकेज है उसकी तरफ कर दे तो उनको कहते हैं नॉन क्लासिकल मेटल कार्बाइड्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो ये दो प्रकार के होते हैं। देखो धातु कार्बाइडों
कार्बाइडों का वर्गीकरण। धातु कार्बाइडों का वर्गीकरण। धातु कार्बाइड बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा जी? एक तो होते हैं क्लासिकल। कैसे होते हैं? क्लासिकल। और दूसरे होंगे बेटा नॉन क्लासिकल। देखो बेटा जी, दो प्रकार के धातु कार्बाइड होते हैं। एक तो होता है क्लासिकल और दूसरा होता है नॉन क्लासिकल। मतलब इनमें केवल लीगैंड से मेटल की तरफ इनमें लीगैंड से मेटल की तरफ लिंकेज पाई जाती है। इनमें क्या हो रहा है बेटा? इनमें लीगैंड से मेटल की तरफ लिंकेज पाई जा रही है। मतलब जैसे मान लो ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इसकी तरफ लीगैंड क्या करे? बॉन्ड बनाए। तो इनको कहते हैं क्लासिकल कार्बाइड। मतलब क्लासिकल लीगैंड्स। बेसिकली क्लासिकल कार्बाइड नहीं कह रहा हूं मैं, इसको क्लासिकल लीगैंड कह रहा हूं। क्लासिकल लीगैंड का मतलब क्या हो रहा है बेटा? कि जिसमें क्या हो कि लीगैंड जो है, लीगैंड केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, लेकिन मेटल लीगैंड की तरफ किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं बनाए। तो देखो यहां पर कौन हो सकता है? F माइनस हो सकता है, OH माइनस हो सकता है, CO। इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई? OH माइनस, F माइनस, I माइनस, H2O है। इसके अलावा NH3। ये जो लीगैंड्स होते हैं इनमें केवल एक ही तरफ से बंद होता है। लीगैंड मेटल की तरफ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन मेटल से लीगैंड की तरफ किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं होता है। नॉन क्लासिकल में क्या होता है? मेटल से लीगैंड की तरफ भी बॉन्ड फॉर्म होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो क्लासिकल में तो क्या हो रहा है? क्लासिकल में तो केवल लीगैंड से मेटल की तरफ ही हो रहा था, लेकिन यहां पर मेटल से लीगैंड की तरफ भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इनको देखो, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उनको कहा जाता है पाई एसिड। तो ऐसे लीगैंड जो मेटल से इलेक्ट्रॉन ले, किसकी वजह से? देखो बेटा, पहला जो बॉन्ड बनेगा मेटल से लीगैंड की तरफ, जो पहला बॉन्ड बनेगा ये सिग्मा बनेगा क्या? लेकिन फर्स्ट बॉन्ड के बाद में जब सेकंड बॉन्ड बनता है तो पाई बॉन्ड बनता है। तो ये लिगेंड मेटल से इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू लेंगे? पाई बॉन्ड के थ्रू। और पाई बॉन्ड के थ्रू यदि अगर किसी के भी थ्रू इलेक्ट्रॉन ले रहा है कोई भी, तो उसको क्या कहा जाता है? लुईस एसिड। तो इनको कहा जाता है पाई एसिड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये लिगेंड पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन वापस ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है क्या बेटा जी? पाई एसिड लिगेंड्स कहा जाता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देख लो भाई, देखो बेटा, चलें आगे। अब देखो, इसमें दो तरीके से हो सकते हैं। नॉन क्लासिकल लिगेंड्स हैं, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। देखो बेटा जी, दो प्रकार के कौन कौन से होंगे? एक तो हो सिग्मा डोनर, मतलब सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो, और एक्सेप्ट हमेशा किससे होगा? पाई एक्सेप्टर। मतलब सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे लिगेंड, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, और पाई बॉन्ड के थ्रू एक्सेप्ट कर रहा है। तो देखो ये कौन हो सकता है? कार्बोनिल हो सकता है, मेटल कार्बोनिल। ये क्या करेगा भाई? ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा, और कौन से ऑर्बिटल में लेगा बेटा? जो इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है पाई स्टार, उसमें इलेक्ट्रॉन लेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो इसमें हो सकता है CO हो सकता है, Cn माइनस हो सकता है, NO हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है भाई? जिसमें लोन पेयर डोनेट हो और
पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करे, एक्सेप्ट करे। जैसे PPH3 हो सकता है, PF3 हो सकता है। देखो बेटा, इन सब में इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर यदि अगर अवेलेबल है और वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो हमेशा सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या होंगे बेटा जी, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तो क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कोऑर्डिनेट, मतलब लोन पेयर के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, जिसे कहते हैं अपन सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इनका देखो, इसमें भी पाई बॉन्ड है, 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 इसमें भी पाई बॉन्ड है। तो ये पाई बॉन्डिंग का जो एंटी बॉन्डिंग होगा पाई स्टार, उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे। क्लियर। अब देखो अगला क्या हो सकता है, देखो यहां पर क्या हो, पाई डोनर, पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर। मतलब ये क्या करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही एक्सेप्ट करते हैं। जैसे यदि अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो देखो बेटा जी, बेंजीन में किसी भी परमाणु पर लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है, तो ये केवल और केवल कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा बेटा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। और ये जो मेटल है ये वापिस अपने इलेक्ट्रॉन्स को किस में भेज देगा, इसके पाई स्टार में भेज देगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। दूसरा, मान लो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, या फिर इस टाइप के कंपाउंड। तो देखो आपको एक चीज समझ में आई क्या, नॉन क्लासिकल लीगैंड होने के लिए उसके पास मिनिमम पाई बॉन्ड एक तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है वो पाई स्टार ऑर्बिटल में ग्रहण होता है। तो आप बता सकते हो क्या कि कौन सा बॉन्ड है वो, मतलब कौन सा लीगैंड है वो नॉन क्लासिकल लीगैंड की तरह बिहेव कर सकता है। तो भाई देखो मैं यहां कह सकता हूं नॉन क्लासिकल लीगैंड होने के लिए नॉन क्लासिकल लीगैंड होने के लिए लीगैंड के पास क्या होना चाहिए बेटा, पाई बॉन्ड होना आवश्यक है, क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड होने के कारण उसमें पाई स्टार होगा और उस पाई स्टार में ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। बोलो बेटा जी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो यहां पर हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम क्या है, देखो ये मेटल है, ये मेटल है और इसमें मेटल के इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। ये जो भरे हुए हैं बेटा जी, ये मेटल के इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे हुए हैं, ये जो भरे हुए हैं इसमें मेटल के इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। क्लियर। अब क्या हुआ, जैसे मान लो मैं कार्बोनिल की बात करूं तो ये कार्बोनिल में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा कोऑर्डिनेट, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्या होगी, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, बॉन्ड के द्वारा, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा मेटल को दान की जाती है। भाई जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू मेटल को दान कर रहे हैं। अब देखो यहां पर इसके क्या है बेटा जी, ये क्या है, ये है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो बेटा जब मैंने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा हूं, जब मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है लीगैंड के, तो कौन से ऑर्बिटल में डोनेट करती है, पाई स्टार में। अब देखो इसने यहां पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से ये क्या बन रहा है बेटा, एडिशनल बॉन्ड बन रहा है क्या, और इस एडिशनल बॉन्ड को ही अपन पाई बॉन्ड, इस एडिशनल बॉन्ड को क्या कहते हैं बेटा, इसके नाम बताओ, इसको कहते हैं पाई बॉन्डिंग
या इसी को कहा जाता है सिनर्जिक सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये इसका नाम हो गया। क्या क्या नाम है बेटा जी इसका? पाई बॉन्डिंग और सिनर्जिक बॉन्डिंग इसका नाम है। अब देखो यहां पर यदि अगर अपन इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करें, हमने क्या लिया था? मेटल लिया। मेटल के ये पूर्ण पूरित कक्षक हैं। इन पूर्ण पूरित कक्षकों में कार्बन, ये जो कार्बोनिल लिया है इसका इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो रहा है। ये इसके कौन से ऑर्बिटल है बेटा? पाई स्टार। और ये इसके फुल भरे हुए ऑर्बिटल है। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो रहा है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो रहा है तो इस वाले बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है हिंदी में बोले तो इसका बंद क्रम। इसका बंद क्रम क्या होगा बेटा जी? बढ़ जाएगा। बंद क्रम क्या होता है? दो परमाणुओं के मध्य दो परमाणुओं के मध्य बंधों की संख्या बंधों की संख्या दो परमाणुओं के मध्य बंधों की संख्या यदि अगर बढ़ गई तो इसकी वजह से बंध लंबाई बंध लंबाई का मान घट जाता है। कौन सी बंध लंबाई घट जाएगी भाई? मेटल लीगैंड की जो बॉन्ड लेंथ है उसका मान घट जाएगा, क्योंकि मेटल और लीगैंड के बीच में एक एडिशनल बॉन्ड बन रहा है। क्लियर? यहां तक की बात समझ में आई क्या? यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य बंध पर प्रभाव, मतलब इस बंध पर अपन प्रभाव चेक कर रहे हैं। तो देखो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आने के कारण मैं कह रहा हूं एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आने के कारण एंटी बॉन्डिंग में यदि अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसके कारण क्या होगा? तो उसके कारण होगा कार्बन कार्बन व ऑक्सीजन कार्बन व ऑक्सीजन की बंध लंबाई कार्बन व ऑक्सीजन की बंध लंबाई बढ़ जाएगी। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है? इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आ रहा है। एंटी बॉन्डिंग में आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम क्या होगा? घटेगा। बंद क्रम घटेगा तो बंद की लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बेटा इतनी सी बात समझ में आई क्या? भाई मेटल और कार्बन के बीच में तो नया बंध बन रहा है, तो नया बंध बन रहा है मतलब सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मान बढ़ता है। सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मान बढ़ेगा तो बंध लंबाई घटेगी। किस किस के बीच में? मेटल और कार्बन के बीच में। लेकिन यदि अगर बात करें कार्बन और ऑक्सीजन में, तो इनके कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है? तो इनके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। जब भी कहीं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहां पर क्या होता है? बंध क्रम का मान घटता है। और यदि अगर बंध क्रम का मान घट गया तो क्या होगा बेटा? बंध लंबाई का मान बढ़ जाता है। देखो बेटा इसको एक बार फटाफट चेक करो। देखो देखे
हाँ जी बेटा, तो अपन ने यहां पर क्या पढ़ा, अपन ने बेसिकली यहां पर पढ़ा था कि भाई मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर का मान बढ़ गया तो इनकी बंध लंबाई घटेगी, बंध क्रम का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और बंध ऊर्जा का मान बढ़ेगा। क्लियर। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बंध लंबाई है उसका मान बढ़ जाएगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है तो बंध लंबाई बढ़ती है, बंध क्रम घटेगा और बंध ऊर्जा का मान क्या होगा बेटा जी, बंध ऊर्जा का मान भी यहां पर घटेगा। मतलब यदि अगर मैं मेटल और कार्बन के बीच की बात करूं तो यहां पर मेटल और कार्बन में तो क्या होगा, देखो बंध लंबाई, बंध लंबाई घटेगी, बंध क्रम, बंध क्रम मतलब नए बंधों की संख्या बढ़ेगी, बंधों की संख्या बढ़ गई तो उनको तोड़ने के लिए ऊर्जा का मान, बंध ऊर्जा का मान क्या होगा बेटा जी, बढ़ेगा। फिर यदि अगर अपन बात करें, देखो बंध लंबाई हो गई, बंध क्रम हो गया, बंध ऊर्जा हो गई। अब एक होता है न्यू एम इंटू सी, मतलब एम और सी के बीच में जो बंध है उसको स्ट्रेच करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता है, इस न्यू फ्रीक्वेंसी का मान भी बढ़ेगा। और अपन बात कर रहे हैं किस किस के बीच में, ऑक्सीजन व कार्बन के मध्य जो बंध है उसके बारे में यदि अगर अपन बात करें तो इसकी बंध लंबाई क्या होगी बेटा जी, इसकी बंध लंबाई का मान बढ़ेगा। बंध मतलब बंध क्रम की बात करूं तो यहां पर बंध क्रम का मान क्या होगा, घटेगा। बंध ऊर्जा की बात करूं तो बंध ऊर्जा का मान क्या होगा बेटा जी, यहां पर बढ़ेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। फ्रीक्वेंसी किस किस के बीच की बेटा, फ्रीक्वेंसी एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की फ्रीक्वेंसी जो है वो घटेगी। मतलब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, एक बार देख लो भाई फटाफट। क्लियर। अब देखो इस पे आधारित कुछ सवाल अपन करेंगे जिसके बाद में ये कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो इस पे आधारित एक सवाल मैं बता रहा हूं, ये देखो जेई में आया हुआ है क्वेश्चन, है सिनर्जिक बॉन्डिंग के ऊपर आया हुआ था एक क्वेश्चन, और सिनर्जिक बॉन्डिंग का ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहा था उस टाइम पे कि सीओ बंध की बंध लंबाई कितनी है। देखो यहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन है सीओ बंध की बंध लंबाई, सीओ बंध की बंध लंबाई का मान, सीओ बंध की बंध लंबाई का मान 1.128 एंगस्ट्रॉन है। मतलब क्या कह रहा हूं, जब ये किसी से नहीं जुड़ा हुआ है तो बंध लंबाई का मान कितना है, 1.128 एंगस्ट्रॉन है। तो NiCO का होल 4 में बंध लंबाई का मान होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। देखो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है 1.128 एंगस्ट्रॉन, दूसरा जो ऑप्शन दिया गया था वो दे रखा था 1.118 एंगस्ट्रॉन, तीसरा जो ऑप्शन दे रखा था वो दे रखा था 1.158 एंगस्ट्रॉन, और चौथा ऑप्शन जो दे रखा था मतलब फोर्थ ऑप्शन वो दे रखा था 1.78 एंगस्ट्रॉन। मतलब आपको ये बताना है कि यदि अगर नॉर्मली कितनी है 1.128 सी और ओ के बीच में, तो देखो ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ये निकेल जो था, निकेल से ये CO क्या करने आएगा, बॉन्डिंग करने आएगा, साथ में निकेल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में चले जाएंगे, इसके एंटी बॉन्डिंग में। तो एंटी बॉन्डिंग में जाने की वजह से यहां CO बंध
की बंद लंबाई का मान, CO बंद की बंद लंबाई का मान क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। CO बंद की बंद लंबाई का मान बढ़ जाएगा। और ये बढ़ गया तो देखो बेटा कितना होगा। देखो पहला ऑप्शन में तो सेम है, बोलो ये नहीं रहेगा। दूसरे में घट गया, देखो तीसरे में यहां ये भी इंक्रीज है और ये भी देखो उसका मान थोड़ा सा ज्यादा है। तो आंसर दिया गया था ये कारण। तो हम कह रहे हैं कि सिनर्जिक बॉन्डिंग के कारण सिनर्जिक बॉन्डिंग के कारण बंद लंबाई में अत्यधिक चेंज नहीं आता है, अत्यधिक चेंज नहीं आता है। सिनर्जिक बॉन्डिंग के कारण बंद लंबाई में अत्यधिक हाँ जी बेटा। तो अब हम आगे की तरफ पढ़ रहे हैं इस सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे में कि सिनर्जिक बॉन्डिंग में हमने क्या पढ़ा था अब तक कि यदि अगर बॉन्डिंग हो गई मेटल और कार्बन के बीच में तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। क्लियर? ठीक है बेटा। तो देखो हमने बेसिकली आज की क्लास में पूरा सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ा है। सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या क्या होता है, कैसे कैसे सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। कल मतलब अगली क्लास में हम इसके आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को शुरू करेंगे और आपको बिल्कुल इस ऐप पर जितनी भी सारी इंफॉर्मेशंस दी जाती है उन इंफॉर्मेशंस को रेगुलरली देखें और उनको अपडेट्स को के अकॉर्डिंग अपना तैयारी शुरू रखें। थैंक यू सो मच।